केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आज का सिलेबस क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ पहले पाठ्यक्रम पर आपका नजर होना चाहिए और पूरे विषय का पहले पाठ्यक्रम जानिए, फिर चैप्टर का पाठ्यक्रम जानिए और जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, ठीक है, कि पर डे का पाठ्यक्रम भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं हमसे। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन जो है नीचे आपको बताया गया था, तो उसको आप करिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आपको आगे क्लास के वीडियो में बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सिलेबस है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को पहले जानेंगे और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, एनोड होते हैं और कैथोड होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लोन कंसेप्ट को जानेंगे और फिर RRCP कंसेप्ट को जानेंगे और फिर इसी में देखेंगे हम लोग ऑक्सीकरण और करण, ठीक है। और जब इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे डेनियल सेल को पढ़ेंगे। और डेनियल सेल किस प्रकार का सेल है, जब आपका विद्युत ऊर्जा का कन्वर्टिंग जो है परिवर्तन किसके में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो उस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल, ठीक है, या विद्युत रासायनिक सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद देखेंगे लवण सेतु और फिर देखेंगे लवण सेतु का कार्य, ठीक है, फिर इसके कार्य को भी देखेंगे। जो VVI है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड को समझिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पहले इलेक्ट्रोड को जान लेते हैं और उसके बाद सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोड हो सकते हैं धातु प्लेट का, ठीक है, या हो सकता है रॉड, ठीक है। अब धातु प्लेट हो सकता है या रॉड हो सकता है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है, ठीक है। अब एक करता क्या है, तो इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोड के माध्यम से मैंने धातु प्लेट या रॉड के द्वारा, ठीक है, द्वारा अब विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसमें से करते हैं, विद्युत अपघट्य से। अब यहां पर अपघट्य डायरेक्ट लिख देते हैं, अपघट्य से धारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब समझिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रोड कह रहा है कि इलेक्ट्रोड जो है धातु प्लेट भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, इसी के द्वारा जो है अपघट्य से, विद्युत अपघट्य से, ठीक है। अभी हमने देखा कि अपघट्य क्या है, अपघट्य क्या होता है, जिसमें आयनों के कारण हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड धातु प्लेट होता है या रॉड होता है, इसी के द्वारा अपघट्य से हम क्या प्राप्त करते हैं, धारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रॉपर्टीज में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाकर प्राप्त होगा, कौन गेन करेगा और कौन डोनेट करेगा। तो इससे पहले जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है, ठीक है। पहले इन बातों को समझिए और इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं, पहले इन बातों को समझिए। इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इलेक्ट्रोड का, पहले इन बातों को समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए कि जिंक बनाना है आपको, ठीक है, जिंक का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है या कॉपर का इलेक्ट्रोड आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा से समझिए, बहुत इजी है, नहीं तो अगर आप स्किप कर करके अगर वीडियो को देखते हैं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। देखिए जिंक, अगर आपको जिंक का बनाना है, क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड, या आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो करना क्या होता है, इन बातों को समझिए। अभी आप जान गए कि इलेक्ट्रोड होता क्या है, तो इलेक्ट्रोड धातु प्लेट है या रॉड है, ठीक है, जिसके द्वारा इसी की मदद से, ठीक है, हम अपघट्य से धारा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि इलेक्ट्रोड को कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोड को कैसे मतलब फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो अगर आपको जिंक का रॉड बनाना है, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है या कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो जिसका भी इलेक्ट्रोड आपको बनाना है उसी के विलयन में उसको डुबोना होगा, ठीक है। जैसे जिंक बनाना है तो ZnSO4,
ठीक है। इस विलयन में जिंक का रॉड डालना होगा। अगर कॉपर का आपको इलेक्ट्रोड चाहिए तो इसी विलयन में CuSO4 के विलयन में आपको कॉपर का रॉड डालना होगा। तो तैयार हो गया क्या, इलेक्ट्रोड। तो धातु प्लेट तैयार हो गया। धातु प्लेट या रॉड के द्वारा अपघटन से धारा जिससे प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड कितना, एनोड, ठीक है। एनोड और कैथोड को अभी शॉर्ट में जाने कि एनोड क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। अब जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण क्या है। माने इन सारी बातों को आप जान लीजिए और उसके बाद हम जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत आसानी से सेल को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ऑक्सीकरण क्या है। देखिए ऑक्सीकरण, देखिए आप तो इलेक्ट्रोड समझ लिए, ठीक है, मैं इधर समझा देता हूं। देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये सबको पता होगा। फिर क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना पहला केस हुआ। दूसरा का कैसे होता है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और तीसरा का केस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ये भी आपको जानना है। अब क्या क्या हमने सीखा ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए चयन करने में बहुत आसानी होगा कि Zn में इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति ज्यादा होता है, डोनेट करने का इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति ज्यादा होता है। इसका मतलब कि यहां चयन करने में पता चल जाएगा कि Zn जहां रहेगा वहां से कौन से प्रोसेस होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। तो इससे आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, अगर ये तीनों प्रोसेस है तो क्या कहेंगे, तीनों में से कोई भी प्रोसेस है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। फिर कंसेप्ट आता है अवकरण का, अवकरण, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन आता है, ठीक है, या इसको अपचयन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अपचयन। तो अपचयन में देखिए इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन का निकलना, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। यहां इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रकरण को हम लोग कहेंगे अवकरण। इन दोनों बातों को पहले आप जानिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, और अवकरण मीन्स ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब यहां पर इन कंसेप्ट को आप माइंड में सेट कर लीजिए, ये पूरे लेसन में रिवर्स होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक बार और बता दे रहा हूं, ऑक्सीकरण या उपचयन में आप याद रखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। उसके बाद क्या, अवकरण में ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अब लोन कंसेप्ट क्या है। देखिए लोन कंसेप्ट क्या है, लोन कंसेप्ट को पहले समझिए। लोन कंसेप्ट क्या है, एल क्या होता है, एल का मतलब होगा लेफ्ट, एकदम याद रख लीजिए, आपको बहुत ही सहूलियत होगा सेल को पढ़ने में। लेफ्ट, ओ से आएगा ऑक्सीडेशन और ए से होगा एनोड और एन से होगा निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट बाएं हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और एनोड, एनोड हो गया इसका प्रकार, और निगेटिव मीन्स ऋणात्मक। मतलब कि लेफ्ट साइड में जो भी आप मेटल को लेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड को आप लेफ्ट साइड में लेंगे, तो वहां से कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीकरण का होगा। वह क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। और वह जो एनोड होगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा, ऋणात्मक कहलाएगा। क्लियर कंसेप्ट हो रहा है। उसके बाद आरसीपी का मतलब देखिए,
आर सी पी, RRCP। तो R का मतलब क्या हो जाएगा, राइट, और यहां R रिडक्शन, ठीक है, और C का मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड, और P का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब कंसेप्ट को देखिए अच्छा से, कोई भारी कंसेप्ट नहीं है। पहले हमने बताया लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव, और फिर हमने देखा राइट रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। ठीक है, राइट मींस दाएं, रिडक्शन, यहां देखिए रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, रिडक्शन हो गया, और यहाँ C कैथोड और यहाँ पर P पॉजिटिव। मतलब जो राइट में रहेगा वो कौन सा प्रोसेस वहां होगा, रिडक्शन का होगा, और वो क्या कहलाएगा, वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या कहलाएगा, वो कैथोड कहलाएगा, और उसका सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अब कैथोड का सिरा आप क्लियर कर सकते हैं कि प्लस होता है, अब एनोड का सिरा क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको चयन ये करना है कि विद्युत, चलिए अब जानते हैं वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, इसका उदाहरण आएगा डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में जानते हैं सबसे पहले। अब यहां पर देखिए क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं हम लोग, रूपांतरण। ठीक है, तब इस प्रकार के सेल को हम लोग बोलेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल उदाहरण है इसका वैद्युत रासायनिक सेल का। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, आपको कंफ्यूज में नहीं रहना है, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, इसका उदाहरण हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोड को जाना, एनोड को, कैथोड को, ठीक है, लोन कंसेप्ट को जान लिया, RRCP कंसेप्ट को जान लिया, ऑक्सीकरण जान लिया, अवकरण जान लिया। अब डेनियल सेल पढ़ना है। डेनियल सेल में आएगा लवण सेतु तथा इसका कार्य, और थोड़ा सा मैं आगे सिलेबस बढ़ा दूं। इसमें आपको पढ़ना है सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया पढ़ना है, फिर पढ़ना है सेल निरूपण। ठीक है, इतना बातों को आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका स्ट्रक्चर, कि डेनियल सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहां पर स्ट्रक्चर आपके सामने बनाते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अभी तक आप इतना सीख चुके हैं कि हमको जेडएन को कहां लेना है। ठीक है, यहां पर मैं बताया था कि जेडएन और कॉपर, तो जेडएन को आपको कहां लेना है और कॉपर को कहां लेना है। तो इसको हम लेफ्ट साइड में बताएं कि लेफ्ट साइड में लेना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की ज्यादा प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और कॉपर को कहां लेना है, आपको राइट साइड में लेना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोड लेने के लिए हम आपको बताएं इलेक्ट्रोड क्या कैसे लेंगे हम लोग। तो जिसका भी इलेक्ट्रोड लेना रहेगा उसी में उसको क्या करेंगे, डुबा देंगे। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो ये धातु प्लेट होता है या रॉड होता है। ठीक है, उसी की सहायता से विद्युत अपघट्य से हम लोग विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब इसका इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोड बन गया, इलेक्ट्रोड यहां पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बन गया। अब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूं। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक तार के माध्यम से जो है कनेक्ट करते हैं, एक तार के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, एक तार के माध्यम से कनेक्ट हो गया,
और बीच में गैलेनोमीटर लगा देते हैं, बीच में गैलेनोमीटर, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे, देखिए अब यहां पर ए बिलियन है, एकदम बेसिक से समझिए। यहां पर बिलियन है CuSO4, एक मिनट, ZnSO4, और यहां पर बिलियन है, यहां पर बिलियन है आपका CuSO4, और एक इलेक्ट्रोड हो गया कॉपर का, और इलेक्ट्रोड हो गया जिंक का। तो सबसे पहले सीरा को समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के सीरा का प्रकृति, सीरा का प्रकृति जान लेते हैं कि किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये टॉपिक आ रहा है, इसके वर्किंग रूल में ही दोनों के साथ तो समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ Zn जो है ये आपका, अब कैसे क्लियर हो जाएगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए थे कि लेफ्ट, ठीक है, ये लोन का जो कंसेप्ट आपको बताया गया, देखिए LON, यहाँ लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है, और निगेटिव। तो लेफ्ट साइड में जो होगा वो एनोड ही होगा और राइट साइड में क्या होगा, कैथोड होगा। तो मैं इसको यहां पर लिख दूं एनोड और यहां लिख दूं कैथोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस सीरा की बात करना है तो सबसे पहले तो आप बिलियन के सापेक्ष इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं, बिलियन के सापेक्ष, ठीक है। बिलियन के सापेक्ष आप बता सकते हैं कि किसका सिरा प्लस होगा और किसका सिरा माइनस होगा। तो अब यहां पर देखिए कि Zn, यहां से Zn 2 प्लस है और यहां पर SO4 2 माइनस है, और यहां पर C2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। तो यहां से Zn 2 प्लस निकलेगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिरा जो है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीकरण क्रिया होगा, और ऑक्सीकरण क्रिया होगा तो यहां पर ये टर्म निगेटिव ही आएगा। तो देखिए कैसे निगेटिव आएगा कि ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, और इसमें Zn 2 प्लस छोड़ रहा है, Zn 2 प्लस छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब Zn 2 प्लस यहाँ छोड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इस बिलियन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण होता है। तो इस बिलियन के सापेक्ष ये सिरा होगा ऋण, ठीक है। अब ये सिरा ऋण होगा तो यहाँ प्लस होगा। अब पहला तो एक केस हो गया बिलियन के सापेक्ष, यहां पर भी देखिए, आगे चल के देखिएगा इसके वर्किंग में कि Cu2 प्लस ऊपर जा रहा है, Cu2 प्लस ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, Cu2 प्लस ऊपर जा रहा है, और नीचे है आपका SO4 2 माइनस। तो ऊपर जा रहा है कि इस बिलियन के सापेक्ष प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस हो गया सिरा। दूसरा ये है कि जिस साइड से, ठीक है, देखिए धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह बेस लेकर भी आप इसको प्रकृति को डिफाइन कर सकते हैं। तो धारा का प्रवाह जिस दिशा में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए इस साइड से है, अच्छा से समझिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस साइड में है, तो स्वाभाविक है कि धारा का प्रवाह जो है इस साइड में होगा, ठीक है। और धारा का प्रवाह कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दो प्रकार से आप इलेक्ट्रोड के सिरा को क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला विलयन के सापेक्ष और दूसरा जो है धारा के प्रवाह को लेकर कि प्लस से ये माइनस ही जाएगा। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अब इसकी क्रिया विधि को देखते हैं, ठीक है, क्रिया विधि को देखते हैं कि ये जीव जो है, ठीक है, अब एक रिएक्शन हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए Zn एक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है, और ये जिंक पहले किस में है, सॉलिड में है, और अब ये Zn2 प्लस इसमें छोड़ रहा है, विलयन में छोड़ रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, और यहां से कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है, कॉपर यहां पर है आपके दिमाग में आएगा कि कॉपर कैसे करेगा, यहां पर कॉपर कैसे यहां से प्लस निकल जाएगा। तो
तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस आ रहा है, तो यहां पर SO4 2 माइनस, ये तो माइनस है और ये प्लस है, तो जब भी उसका वेलकम करेगा तो प्लस ही करेगा वेलकम। तो यहां से निकलेगा Cu2 प्लस, इसको वेलकम करेगा, तो इसके लिए रिएक्शन यहां पर Cu2 प्लस, ठीक है। अब यहां पर एक 2 इलेक्ट्रॉन को चूंकि ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो कोई माइनस, लेकिन अब एक कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब यहां पर Cu2 प्लस एक्वस में रहेगा और ये Cu क्या हो गया, ये रिएक्शन को समझ लीजिए। तो यहां जो प्रोसेस हो रहा है इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और यहां जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब आगे देखिए, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो होगा क्या कि ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ गैल्वेनोमीटर ये तो बताएगा, धारा को माप करेगा, ठीक है, कि कितना जा रहा है। तो यहाँ ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे होते हुए पतला तार से यहाँ पर आ जाएगा और Cu2 जो है यहाँ पर वेलकम कर लेगा। अब ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और Zn2 प्लस छोड़ते जा रहा है, Zn2 प्लस छोड़ते जा रहा है। और यहां पर देखिए ये Cu2 प्लस ऊपर जा रहा है और SO4 2 प्लस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस छोड़ते जा रहा है। तो अब ये होगा क्या कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन तो आ गया, क्या अब यहां पर विद्युत धारा क्या यहां से यहां तक प्रवाहित हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट कंप्लीट अभी नहीं है, क्योंकि यहां तो आ गया इलेक्ट्रॉन, यहां से निकला और यहां तक आ गया इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां कैसे आएगा, ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कैसे आएगा, तो इसको ज्वाइंट करना होगा, ठीक है। तो इसको देखिए ज्वाइंट करते हैं, देखिए इसको ज्वाइंट करते हैं। अरे ज्वाइंट हो गया, देखिए गैल्वेनोमीटर है। अब ये सर्किट कंप्लीट है कि अब यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से फिर यहां आ जाएगा। अब ये प्रोसेस जो है वो चलते जाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस में भी और बातों को समझना है। देखिए यहां पर अब जिसके द्वारा आप जोड़ते हैं इसी को बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लवण सेतु, अब लवण सेतु में क्या क्या यहां पर है देख लीजिए। अब लवण सेतु में जनरली जो है वो KCl ही होता है। अब KCl क्यों लिया आप यहां पर, क्योंकि यहाँ K और Cl की गति जो है लगभग समान रूप से है, और यहाँ पर K प्लस है और Cl माइनस है। इसका क्या इंपोर्टेंस है आगे चलकर देखिएगा। अब लवण सेतु से तो जोड़ दिए, कंप्लीट हो गया हमारा सर्किट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके जो मुंह में जो इसका छोर है यहाँ पर भी कुछ भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है, यहाँ पर भरा हुआ रहता है जेल, ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ रहता है, जेल भरा हुआ रहता है, कि ताकि K प्लस जो है बाहर ना निकल जाए और Cl माइनस यहाँ पर बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जेल जो है भरा हुआ रहता है। इस जेल का नाम होता है अगर अगर जेल, ठीक है, नाम होता है अगर अगर जेल। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां पर आ रहा है, वेलकम कर रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसका सेल अभिक्रिया टाइप से देख लेते हैं। अब इसको निरूपण करने के लिए पहले सीखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आखिर डिफ्लेक्ट कब तक ये चलेगा, ये कब तक अच्छा पहले यही देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये जाते जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, छोड़ते जा रहा है। तो एक स्थिति ऐसा आएगा, ये पतला हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, एक स्थिति ऐसा आएगा। और यहां पर देखिए Cu2 प्लस निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि अब ये निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, यहाँ Zn2 प्लस यहां पर आते जा रहा है। तो ये Zn2 प्लस इतना हो जाएगा यहाँ पर कि
फिर लास्ट में होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलने देगा, और यहां पर SO42 प्लस SO42 माइनस इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर ये Cu2 प्लस को नहीं निकलने देगा। दूसरा केस में भी आप समझ सकते हैं कि इतना मोटा हो जाएगा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है, अब ये Cu2 प्लस सॉलिड के रूप में जाकर यहां पर पेस्ट हो जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि मोटा हो जाएगा। तो होगा क्या कि मेरा परिपथ जो है फिर डैमेज हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि यहां से जो K प्लस और Cl माइनस है, ये Cl माइनस यहां पर आएगा, ठीक है, इस विलयन में आएगा, और ये Zn से क्या कर देगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और Zn से जब ये रिएक्शन कर लेगा तो बना लेगा ZnCl2। तो यहाँ ढेर सारा जो Zn2 प्लस था, Zn2 प्लस था, Zn2 प्लस था, अब एक खत्म हो गया, और नीचे इसका लेयर में आ गया ZnCl2। अब इसी प्रकार से यहाँ K प्लस जो है इसके माध्यम से, इस नली के माध्यम से यहाँ आ जाएगा, और ये जो SO42 प्लस यहाँ पे भरा हुआ था, अब SO4 से रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ हो जाएगा K2SO4, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे लेयर बैठ गया K2SO4, ठीक है। अब यहाँ से फिर से प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, और विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं डेनियल सेल। अब पढ़ते हैं इसका सेल अभिक्रिया, कि सेल अभिक्रिया क्या होता है। देखिए ध्यान से, सेल अभिक्रिया को जानते हैं। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया क्या है इसको समझिए। तो सेल अभिक्रिया में दोनों रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। देखिए दोनों प्रकर्म को लिखना पड़ता है, दोनों प्रकर्म को लिखा जाता है, लिखा जाता है। देखिए दोनों प्रकर्म को लिखिए, पहले आप लिखिए Zn, ठीक है, यहां आ गया Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। पहले किसमें था, सॉलिड में था, अब किसमें हो गया, एक्वस में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए Cu2 प्लस, तो ये एक्वस में था पहले, और ये प्लस 2e माइनस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और यहाँ Cu कन्वर्ट हो गया S में। अब इसमें लाइन दे दीजिए। अब दोनों को करना रहता है कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पर देखिए 2e माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या उतर जाएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस, और एरो ये उतर जाएगा Zn2 प्लस, और यहाँ Cu। सबको आप लिख सकते हैं, ये सॉलिड रहेगा और ये एक्वस रहेगा, और यहाँ पर ये एक्वस हो गया जलीय, और यहाँ पर ये हो गया सॉलिड। तो ये रहा इसका सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया लिखना बहुत ही आसान है, दोनों प्रकरण को आपको लिखना है, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन को भी लिखना है और फिर रिडक्शन को भी लिखना है। हमने दोनों को लिख दिया, तो Zn, फिर उसके बाद रिजल्ट है। उसके बाद एक टाइटल आता है सेल निरूपण, इसको भी देख लीजिए, सेल निरूपण। तो सेल निरूपण के लिए सबसे पहले बीच में 2 डंडी खींचिए, ठीक है, बीच में सबसे पहले 2 डंडी आपको खींच देना है, ठीक है। देखिए 2 डंडी खींच दिए। उसके बाद इस साइड में आप ऑक्सीडेशन को लिखिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप लिखेंगे रिडक्शन को। एक बार फिर से समझिए, लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन को, और राइट साइड में लिखेंगे रिडक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या था, Zn, एक लाइन यहां पर खींचना है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में, ठीक है। अब यहां पर Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, ठीक है। अब यहां पर ये S है, और ये क्या हो गया, एक्वस। यहां पर ये एक्वस है, और यहां पर हो गया S। और ये डबल डंटी जो है वो क्या बता रहा है, दोनों को अलग भी किया है और ज्वाइंट भी किया है। ये है आपका लवण सेतु, लवण सेतु। तो हम सेल अभिक्रिया को भी समझ लिए, और सेल निरूपण कैसे करना है इसको भी जान लिए। तो एक बार फिर से मैं कवर कर दे रहा हूं टॉपिक को। तो टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल या गैलोरी सेल या वोल्टीय सेल। और इसका उदाहरण हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, और किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तन कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। तो डेनियल सेल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जो है विलयन लिया गया है, मतलब अपघट्य लिया गया है, वैद्युत अपघट्य लिया गया है, ZnSO4 और आपका CuSO4। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है,
तो जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक है, जैसे Zn का इलेक्ट्रोड बनाना है तो ZnSO4 में उसको डुबाना होगा, ठीक है। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको कॉपर के विलयन में उसको डालना होगा, CuSO4 में डाल दिए, इलेक्ट्रोड मेरा तैयार हो गया। इलेक्ट्रोड क्या होता है? धातु प्लेट होता है या रॉड होता है, जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं, किससे? वैद्युत अपघट्य में से। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर गैलेनोमीटर लगा दिया गया, ठीक है। ये चूंकि सर्किट कंप्लीट नहीं था, ज्वाइंट किया गया किसके माध्यम से? लवण सेतु के माध्यम से। तभी लवण सेतु का कार्य जो है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक जेल भरा हुआ रहता है, इस जेल का नाम है अगर अगर जेल, ठीक है। ये प्रक्रिया चलते चलते होता क्या है कि ये जो है प्लेट जो है, रोड जो है बहुत पतला हो जाता है और ये जो है बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ से जो है Cl माइनस निकलकर नीचे बैठ जाता है ZnCl2 के रूप में, और यहाँ से K निकलकर K2SO4 के रूप में नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ जो है Zn कैसे निकल रहा है, तो इस आपको लेफ्ट साइड हो गया क्रिया और ये आपका राइट साइड क्रिया हो गया। तो Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कब हो रहा है? जब ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है। तो अब जो है विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस प्रकार से है। तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है उस साइड में उसके जस्ट अपोजिट जो है विद्युत धारा की दिशा होती है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेट है वो प्लस का है और ये प्लेट है माइनस का। तो आपका एनोड हो गया माइनस और कैथोड हो गया प्लस। सेल अभिक्रिया में दोनों प्रकरण को लिखना है और सेल निरूपण में बीच में शॉर्ट ब्रिज देना है और लेफ्ट साइड वाले को अलग लिखना है और राइट साइड वाला को अलग लिखना है। तो इस प्रकार से लवण सेतु के बारे में केवल आपको लिखना है, लवण सेतु का कार्य, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्लास हो जाएगा समाप्त। अब देखिए समझते हैं लवण सेतु का कार्य, ठीक है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लवण सेतु के कार्यों को लिखें। तो इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए परिपथ को पूर्ण करता है। अभी मैं आपको बताया था कि जब ये परिपथ, अभी डेनियल सेल का जो सर्किट हमने देखा, परिपथ देखा, वो जब इनकम्प्लीट था तो किसके माध्यम से जोड़ रहे थे हम लोग? लवण सेतु के माध्यम से जोड़ रहे थे। तो पहला पॉइंट आ गया, परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरी बात है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो है वहां पर रॉड एकदम कमजोर हो गया था, एकदम पतला हो गया था, और एक जगह रॉड जो है बहुत मोटा हो गया था, तब यहाँ से देखिए K+ निकल रहा था और C- निकल रहा था, Cl- निकल रहा था और Cl- इधर जा रहा था और K+ इधर चला जा रहा था, और यहाँ पर ZnCl2 बन जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर K2SO4 बन जा रहा था। तो कहने का मतलब है ये है कि वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। तो दो ठो आपको इसका फंक्शन याद रखना है, दो ठो कार्य आपको इसको याद रखना है हमेशा, कि परिपथ को पूर्ण करता है और फिर ये वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, फिर लोन कॉन्सेप्ट को देखा, फिर RRCP कॉन्सेप्ट को देखा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण और अवकरण को देखा, फिर डेनियल सेल को देखा, फिर लवण सेतु को देखा और फिर इसके कार्यों को देखे हम लोग, फिर सेल अभिक्रिया को देखा और फिर सेल निरूपण को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और नहीं देखना होगा तो